नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी तो अपने ही जाल में फंस गईं। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो पास में बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। और हाँ, कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज जूड़ी की शादी नयन के साथ हुई थी। जूड़ी जब नयन से शादी कर कर अपनी ससुराल आई तो उसने अपने सास ससुर के पैर छुए। तब उसकी सास ने कहा, बेटा अपनी जेठानी के भी पैर छू लो। तो जूड़ी अपनी जेठानी कविता को बहुत गौर से देखती। एक लाल कलर की चटकबारी साड़ी और हाथों में भर भर चूड़ियाँ और मांग में भरकर सिंदूर, बिल्कुल एकदम गांव की गवार की तरह रख रही है। यह तो जूड़ी मन में सोचती। और इस गवार के मुझे पैर छूने होंगे, लेकिन क्या करती, 4 लोगों के सामने मना भी नहीं कर सकती थी। रिश्ते में देवरानी थी तो जेठानी के पैर तो छूने ही थे। जूड़ी पैर छूने के लिए नीचे झुकने ही वाली थी, तभी कविता ने कहा, नहीं नहीं देवरानी जी, आप तो मेरी छोटी बहन की तरह हैं और छोटी बहनें पैर नहीं छूती। और कहकर जूड़ी को अपने गले लगा लेती। लेकिन जब कविता ने जूड़ी को गले लगाया तो जूड़ी का तो जैसे दम ही घुट रहा हो। और मन में सोचती, यह गवार भी ना कम से कम एक अच्छा परफ्यूम लगा लेती और अपने आप को कविता से दूर करती, फिर जूड़ी का गृह प्रवेश होता। जूड़ी अपना घर देखकर कहती, घर तो सच में बहुत बड़ा है। उसके बाद जूड़ी की शादी के बाद की रस्में शुरू होती और फिर दूसरे दिन जूड़ी को पहली रसोई बनानी थी। लेकिन जूड़ी को तो खाना बनाना आता ही नहीं था। जूड़ी की सास ने जूड़ी से कहा, आज तुम्हें पहली रसोई बनानी है, तुम्हें खाना बनाने में कोई परेशानी तो नहीं होगी। जूड़ी ने कहा, मम्मी जी, मैं तो बहुत स्वादिष्ट और अच्छा खाना बनाती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। जूड़ी की सास तो वहाँ से चली जाती और जूड़ी किसी बहाने से कविता को रसोई में बुला लेती और कहती, वही क्या है ना भाभी, मुझे तो पता ही नहीं कौन सा सामान कहाँ रखा है, तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए ना। और बातों ही बातों में उससे ही सारा काम करा लेती। और मन में सोचती, मैं तो फालतू में टेंशन ले रही थी, यही गवार जेठानी तो है घर के सारे काम करने के लिए। वैसे भी यही घर के काम इस गवार को ही शोभा देते हैं, मुझे नहीं। अब जाकर खाना सर्व कर देती हूँ और मैं सबसे तारीफ बतौल लूँगी। तब जूड़ी कविता से कहती, भाभी आपने तो मेरी बहुत मदद कर दी, अब आप बाहर जाइए ना, मैं सबके लिए खाना सर्व कर देती हूँ। कविता ने कहा, ठीक है, कहकर कविता चली जाती और जूड़ी बाहर सबको खाना सर्व करती और सब जूड़ी के हाथ के खाने की तारीफ करते, जिसे सुनकर जूड़ी बहुत खुश होती। जूड़ी ने एक बार भी नहीं कहा कि कविता भाभी ने मेरी खाना बनाने में मदद की है। आखिर कहती भी क्यों, तारीफ तो सिर्फ जूड़ी को ही सुननी थी। अब जूड़ी की शादी को पूरा 1 महीना हो गया था और जूड़ी देखती कि इस ससुराल में सब कविता भाभी की तारीफ करते हैं। वही कविता की तारीफ सुन सुनकर परेशान हो गई थी। जूड़ी मन में सोचती, अब तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे इस अनपढ़ गवार से सब नफरत करने लगे। वैसे भी मैं इसे ज़्यादा दिन तक इस घर में नहीं देख सकती, पर करूं तो क्या करूं। तभी कविता अपने ससुर जी से कहती, पापा जी, आज आप फिर सुबह की दवाई लेना भूल गए हैं ना। डॉक्टर ने आपको समय से दवाई खाने के लिए कहा है और आप हैं कि हर दिन भूल जाते हैं। तब कविता की सास ने कहा, सच कहा बहू, यदि तू ना हो तो इनकी तो दवाई का कोई ध्यान ही ना रखे। इन्हें तो अपनी बिल्कुल चिंता ही नहीं, और मेरे दिमाग से तो हमेशा निकल ही जाता है कि दवाई देनी है। तुझे तो इस घर की हर एक सदस्य की चिंता रहती है, तू ना हो तो ना जाने हमारा क्या होगा। तब कविता ने कहा, अरे मम्मी जी, मैं क्यों नहीं होंगी, और मैं कहाँ जाने वाली हूँ, और यह घर मेरा भी तो है, तो मुझे तो घर के हर सदस्य की चिंता करनी ही होगी ना। तब जूड़ी के ससुर जी कहते, सच में भगवान, हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमें इतनी अच्छी बहू मिली है। अच्छा, अब बहुत हो गई मेरी तारीफ, जल्दी से दवाई खाइए आप। अरे बाबा, खाता हूँ खाता हूँ, तेरे होते हुए कभी मेरी दवाई छूती है जो आज छूट जाएगी। जूड़ी के ससुर जी के कहते ही साथ सब हंसने लगते। तभी कविता का पति विनीत कविता से कहता, कविता मेरा टिफिन कहाँ है। कविता ने कहा, बस 1 मिनट में लेकर आई। कविता विनीत को टिफिन देती और विनीत कविता से कहता,
आज मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, वही पापा को देखने के लिए घर पर आ रहे हैं, तो ध्यान से देख लेना कि पापा को कौन सी दवाई कब खानी है। कहकर विनीत ऑफिस चला जाता और दोपहर को जब डॉक्टर आते तो वही कविता को समझा देते कि कौन सी दवाई कब खानी है। कविता पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वही सुबह की दवाई, दोपहर की दवाई और शाम की दवाई अलग अलग जगह रखती थी, जिससे उसे पता रहे कि उसे किस वक्त कौन सी दवाई देनी है। यह सब जूरी भी देख रही थी और जूरी सुबह की दवा की जगह शाम की दवा रख देती और शाम की दवा की जगह सुबह की दवा रख देती। और कविता जब शाम के वक्त अपने ससुर जी को दवा देने के लिए जाती तब जूली भी उसके साथ जाती और जूली कविता से कहती, अरे भाभी, यह कौन सी दवा दे रही हैं आप पापा जी को? यह दवा तो डॉक्टर ने सुबह देने के लिए कहा था। कविता ने कहा, नहीं जूली, डॉक्टर ने पापा जी को यह दवा इसी वक्त देने के लिए कहा था। मैं हर वक्त की दवा अलग अलग रखती हूँ। लगता है भाभी इस बार आप भूल गई हैं। देखिए पापा जी, मम्मी जी, यह दवा तो सुबह की है ना। जूली के ससुर जी दवा का नाम पढ़ते और कहते हैं, बहू, छोटी बहू सही कह रही है, ये दवा तो सुबह की है। अच्छा किया कि छोटी बहू ने ध्यान कर लिया, वरना मैं भी कहाँ देखने पा रहा था। शायद तुमसे गलती हो गई रखने में। तब जूली ने कहा, भाभी से गलती तो हो गई, पर यह गलती कोई छोटी गलती तो नहीं थी। इसका असर तो पापा जी की सेहत पर पड़ता ना। लेकिन भाभी, इसमें आपकी भी क्या गलती? आप पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए आपने नाम नहीं देखा। तब कविता की सास कविता से कहती, कविता, छोटी बहू बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। चाहे तुमसे गलती से ही सही, लेकिन तुम्हारी यह गलती हम पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। तब कविता ने कहा, मम्मी जी माफ़ कीजिए, मैं आंदा से ध्यान रखूंगी। तब कविता की सास कहती, लेकिन मैं दोबारा रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए छोटी बहू, कल से तुम ही अपने ससुर जी की दवा का ध्यान रखना। तुम तो पढ़ी लिखी हो, इसलिए तुमसे यह गलती नहीं होगी। जी मम्मी जी, जूली ने हंसते हुए कहा, पापा जी की सेवा करना तो मेरे लिए पुण्य की बात होगी। वैसे भी भाभी को जितनी सेवा करनी थी वह कर चुकी, अब तो मेरी बारी है। धीरे धीरे जूली ने अपने ससुराल में अपना रौब जमाना शुरू कर दिया। वह बात बात पर अपनी जेठानी को यह महसूस कराती कि यह तो अनपढ़ और गंवार है, इन्हें कुछ नहीं आता। अब तो अपनी जेठानी के खाने में भी जूली बुराई निकालने लगी थी। अपनी सास से कहती, मम्मी जी देखिए ना, दीदी ने कितना देर बारा खाना बनाया है। इतना देर बारा खाना हम खाएंगे तो हमारी सेहत पर तो बुरा असर पड़ेगा। जूली की सास भी अपनी बहू की बात से सहमत थी और अपनी बड़ी बहू कविता से कहती, कल से तुम कम तेल मसाले वाला खाना बनाओगी और वही खाना बनाओगी जो जूली कहेगी। उसे तुमसे ज़्यादा पता है कि हम सबके लिए क्या सही है क्या गलत है। जूली एक भी मौका नहीं छोड़ती थी अपनी जेठानी को सबकी नज़रों में नीचे गिराने का। अब तो घर के मेहमानों के सामने भी जूली अपनी जेठानी को नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटती थी। धीरे धीरे जूली ने अपने ससुराल में अपने लिए एक जगह बना ली। अभी तक जो सास ससुर कविता के गुणगान गाते थे, अब वही जूली के गुणगान गाने लगे और कविता से कहते, कुछ सीखो अपनी देवरानी से, कैसे पूरे घर का ध्यान रखती है, सभी के लिए समय पर खाना तैयार करती है, हर काम एकदम परफेक्ट करती है और समय पर करती है। कविता सब कुछ सुनकर शांत रह जाती। इसी तरह धीरे धीरे वक्त निकलता गया। फिर एक दिन जूली की ननद रश्मि घर पर आती और वह देखती कि इस घर का तो माहौल ही बदल गया है। कल तक मम्मी पापा बड़ी भाभी की तारीफ करते थे, लेकिन आज तो सभी छोटी भाभी की तारीफ कर रहे हैं। वही तो अच्छी बात है, लेकिन बड़ी भाभी को बात बात पर रोकना टोकना तो अच्छा नहीं है। रश्मि को रुके हुए कुछ दिन हो गए थे और वह देख रही थी कि घर का सारा काम बड़ी भाभी कविता ही करती हैं, लेकिन तारीफ छोटी भाभी जूली बतौर कर ले जाती हैं। वह समझ चुकी थी जूली भाभी स्वभाव से चंचल हैं, अपनी बातों में वही तारीफ़ें बतौर लेती हैं और काम सारा बड़ी भाभी कविता से कराती हैं। लेकिन उसकी मम्मी पापा तो इस बात से अनजान थे। एक दिन रश्मि को कुछ साड़ी लेने के लिए मार्केट जाना था, तो वह अपनी बड़ी भाभी कविता से कहती, भाभी आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम मार्केट चलते हैं। तब रश्मि की माँ रश्मि से कहती, तुम कविता को अपने साथ क्यों ले जा रही हो? इससे अच्छा तो
जूली को अपने साथ ले जाओ, वह कविता से ज़्यादा पढ़ी लिखी है और समझदार भी है। शॉपिंग करने में वह तुम्हारी कविता से ज़्यादा मदद कर देगी। और वैसे भी कविता को क्या आइडिया कि आज के टाइम में क्या पहनना चाहिए क्या नहीं। इसे तो सिर्फ चमक धमक की साड़ियाँ और भर भर कर चूड़ियाँ ही पहननी आती हैं। यह तुम्हारी क्या मदद करेगी। कविता घर के काम देख लेगी। तुम जूली से कहो, जूली तुम्हारे साथ चली जाएगी। तभी जूली ने कहा, दीदी मैं चलती हूँ ना आपके साथ। और कविता भी कहती है, दीदी आप देवरानी जी को अपने साथ ले जाइए। यह बात रश्मि को पसंद नहीं आती। पढ़ी लिखी कम पढ़ी लिखी आखिर कब से होने लगा इस घर में अभी तक तो भाभी को समान अधिकार मिलता था, लेकिन आज उनके साथ इतना भेदभाव। मुझे कुछ तो करना होगा भाभी को पहले की तरह इस घर में सम्मान दिलाने के लिए। और जूली भाभी को भी सबक सिखाना होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ यह सब उनकी ही वजह से हो रहा है। जूली भाभी, मुझे तो आपसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप जो कविता भाभी के साथ कर रही हैं ना, वह बहुत गलत है। और मैं उनके साथ भेदभाव नहीं देख सकती, क्योंकि आपके पहले इस घर को उन्होंने ही संवारा था। वैसे आप बहुत तेज स्वभाव की हैं, तो आपको ना आपके ही जाल में फंसाना होगा। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपको आपके जाल में कैसे फंसाना है। कहानी के दूसरे भाग में ज़रूर देखें। चतुर चालाक जूली को अपने जाल में फंसाना क्या रश्मि के लिए इतना आसान होगा, या यह चाल रश्मि पर ही भारी पड़ेगी। जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का एक नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।